हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कलाम मेजर जीके टेस्ट ए का एनालिसिस। पिछले 4 टेस्टों में कितने क्वेश्चन कनेक्टेड किए गए हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और मैंने जो एनालिसिस किया वहाँ से कितने आपको यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के काउंसिल ऑफ स्टेट में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सदस्यों में से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत से टोटल 156 सदस्य चुने जाते थे। 156 सदस्यों में से 150 सदस्य निर्वाचित होते थे। निर्वाचित और 6 सदस्य मनोनीत होते थे। और मनोनीत किसके द्वारा होते थे? गवर्नर जनरल के द्वारा। जनरल द्वारा होते थे। तो प्रांतों से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? प्रांतों से होते थे 104 सदस्य। मनोनीत होते थे। तो मैंने आपको ये जब अपन टेस्ट स्टार्ट हुई थी तब मैंने बताया था कि भारतीय सदस्य और प्रांत, जब 1935 का अधिनियम आपका टॉपिक था तब मैंने ये बताई थी ये चीज़ें। वहाँ से देखो डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये वाला ऑप्शन आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 पीछे वाले टेस्ट से कनेक्ट हो गया ना। इसी प्रकार देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1919 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। हाँ, लोक सेवा आयोग के प्रावधान का गठन किया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया था। ये भी सही बात है, केंद्र के बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। इसको रुकिए। वायसराय की कार्यकारिणी के 6 सदस्यों में से 4 सदस्य भारतीय होने का प्रावधान किया गया था। 4 सदस्य नहीं थे। कितने सदस्यों का होने का प्रावधान किया गया था? मैंने ये बताया था आपको, कम से कम 3 सदस्य। 3 सदस्य प्रावधान किया गया था। तो आपका ऑप्शन देखो, क्वेश्चन में ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। जो अपना लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, इसको कब आया था? 1923 में। इसको गठित करने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? ली कमीशन। ठीक है। इसकी सिफारिश पर 1923 में ली कमीशन कमेटी गठित की थी। इसकी सिफारिश पर 1926 में जाके अपना लोक सेवा आयोग बना था। ठीक है। और 1919 का अधिनियम है, यहाँ पे देखो 1919 का अधिनियम, ये दिसंबर 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1919 में पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1921 में। 1921 में लागू हुआ था। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम क्या था इसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आयोग। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? उस टाइम वायसराय थे। तो देखो एक क्वेश्चन से अपने 5 क्वेश्चनों का एनालिसिस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को अपने छांटना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम है। राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या है। देखो बंगाल से 20 सीटें थी, कुर्ग से 1 सीट थी, मद्रास से 20 सीट थी, ये बिहार से 8 सीट थी। बिहार से 8 सीट नहीं थी, ऐसा कथन है। बिहार से कितनी सीट थी? 9 सीटें थी। ठीक है। कुल प्रांत कितने थे? 10 प्रांत थे। कुल 10 प्रांत थे। तो 7 तो मोटे मोटे थे और 3 और थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें प्रांत देशी रियासत इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे।
अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई, ये भी सही बात है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई, पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी या 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी? 1892 1909 तो अपने सिलेबस में नहीं है, तो इन दोनों में से चुनना है। तो 1919 के अधिनियम में के तहत की गई थी, परंतु ये क्या था? ये सीमित था। प्रत्यक्ष मताधिकार तो दिया गया था, लेकिन कैसा था? ये सीमित। खतन में पूछा गया था एक बार, प्रत्यक्ष मताधिकार कैसा था? सीमित। ठीक है। महिलाओं को भी इसी अधिनियम में 1919 अधिनियम है ना, इसमें महिलाओं को आंशिक मताधिकार का अधिकार दिया गया था पहली बार। महिलाओं को आंशिक मताधिकार का अधिकार। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अभिलेख में नागपट द्वितीय की परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि का उल्लेख मिलता है? परम भट्टारक महाराजाधिराज उपाधि का उल्लेख मिलता है अपने बकुला अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? बकुला अभिलेख में मिलता है। अब परम भट्टारक की उपाधि बकुला अभिलेख में किसको पराजित करने पर धारण की थी इसने? इसने की थी जो पाल शासक था। कौन सा? पाल शासक। जो पाल शासक धर्मपाल था, पाल शासक धर्मपाल को पराजित करने के बाद मुंगेर में, कौन से स्थान पर? मुंगेर, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और एओल अभिलेख है, ये किसके समय का है? पुलकेशिन के समय का है, पुलकेशिन समय का। इसमें सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। गुर्जर शब्द का उल्लेख कौन सी अभिलेख में मिलता है? एओल अभिलेख में गुर्जर शब्द का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? निम्नलिखित में गुर्जर प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम बताना है हमें। देखो, वत्सराज, ककुस्थ, नागभट्ट प्रथम, रामभद्र और महिरभोज। तो देखो, नागभट्ट का कार्यकाल था 730 से 754, 730 से 754, 730 से 754। ठीक है। वत्सराज का कार्यकाल था अपना 780 से 805। महिरभोज का कार्यकाल था 835 से 886। रामभद्र 2 साल ही थे, 833 से 835। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार का सबसे दूर शासक कौन है? रामभद्र। इसके तभी महिरभोज ने की थी। तो देखो आप कालक्रम देखो, सर्वप्रथम आएगा अपना नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम के बाद इनका बेटा था ककुस्थ 2-1। फिर आएगा अपना वत्सराज 780 से 805। वत्सराज के बाद रामभद्र, रामभद्र के बाद महिरभोज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 2, 1, 3 और 4 और 5, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? पुष्कर में जो वराह मंदिर है वो है किस शासक द्वारा निर्माण किया गया था? वो किया गया था अनुराज द्वारा। ठीक है। अनुराज ने और किसका निर्माण किया था? अन्ना सागर झील का। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने किया था? अनुराज ने किया था। अजयराज ने किसका निर्माण किया था? अजमेर किले का, अजमेर को बसाया था, अजमेर किला। ठीक है। पृथ्वीराज ने पद्मनाभ के नेतृत्व में किसकी स्थापना की थी? कला एवं संस्कृति विभाग की, कला एवं संस्कृति विभाग। ठीक है। और विग्रहराज चतुर्थ था, इन्होंने कंठाभरण के नाम से संस्कृत पाठशाला, कंठाभरण, कौन सी पाठशाला थी अपनी? संस्कृत पाठशाला
जिसने कुतुम्बी के ऐबक ने तुड़वा दिया था और 2.5 दिन का झोपड़ा इसकी जगह बनवाया था। तो ये देखो हो गया निर्माण काल। किस किस शासक ने कौन कौन सा निर्माण करवाया था? आना सागर झील, वरा मंदिर और कला संस्कृति विभाग की स्थापना पृथ्वीराज ठन ने की थी। इनके काल में कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं करवाया गया था। श्रवण काल लेकिन विग्रहराज चतुर्थी काल में था। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्वेश्चन। इसी से पेपर एनालिसिस करने का कुछ बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किन प्रजामंडलों की स्थापना संबंधित रियासतों के बाहर की गई थी? आप देखो, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मैंने बताई थी बाहर की गई थी, बीकानेर की भी बाहर थी, जैसलमेर की भी बाहर थी और भरतपुर की बाहर थी। तो 1, 2, 3 और 4 चारों की बाहर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा आंसर। तो देखो सिरोही कब की गई थी? सिरोही प्रजामंडल की मैंने बताया था 34 में की गई थी। और कब की गई थी ये भी बता दिया गया था, क्या था? वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी। किसने? वर्दी शंकर त्रिवेदी। और कहाँ की गई थी? मुंबई। उस समय बम्बई बोलते थे। बीकानेर की स्थापना 1936 में की गई थी। 1936 में कलकत्ता में की गई थी। और किसने की थी? मगाराम वैद ने। मगाराम वैद। जैसलमेर की स्थापना की गई थी जोधपुर में। और कब की गई थी? 1945 में। मिठेलाल व्यास। महोदय द्वारा। और भरतपुर की स्थापना 1938 में की गई थी। भरतपुर की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। कहाँ पर की गई थी? गुरुग्राम हरियाणा में। HR। और किसके द्वारा की गई थी? गोपी किशन के द्वारा। जब ये पिछले के पेपर में टॉपिक वाइज क्वेश्चन था तब ये क्वेश्चन पूरे का वर्णन किया था, कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म में छाटना है। देखो बीकानेर का बिखाला बोल रहा था, पिछली बार पूछा था। कोटा मास्टर शंभु दयाल सक्सेना था। मारवाड़ कजोड़ देवी करौली त्रिलोकचंद माथुर थे। तो ऐसा गलत संगत तो मारवाड़ से कजोड़ देवी का संबंध नहीं था। कजोड़ देवी का देखो संबंध क्वेश्चन 2 बार पूछा RPC ने। तो इनका संबंध प्रजामंडल पूछे तो मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? नाथद्वारा। अब कई बार नाथद्वारा प्रजामंडल भी ऑप्शन में आ जाता है और मेवाड़ प्रजामंडल नहीं आता, तो कौन से प्रजामंडल से हो जाएगी? नाथद्वारा प्रजामंडल से हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा है RPC ने लगभग, कजोड़ देवी का संबंध। और दोनों बार 3 बार ये एक बार कोर्ट भी गया था ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों का आपको क्या करना है? पता होना चाहिए। डाउट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डाउट क्वेश्चन है। तो मेन तो इसमें मेवाड़ प्रजामंडल तो याद रखना है। और ये वह महिला थी जो सर्वप्रथम अपने घर की सीमा लांग के क्रांति में जो प्रजामंडल जनजागृति है ना उसमें सम्मिलित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मंत्रिपरिषद के संदर्भ में असत्य कथन बताना है हमें। किसी बारे में? मंत्रिपरिषद के कथन में मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सही बात है। मंत्रिपरिषद के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए मान्यता बाध्यकारी है। ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता है। ये भी सही है। एक सत्र में अधिकतम 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है 3 बार लाए, कभी भी कितनी भी बार लाया जा सकता है। ठीक है। तो आपका गलत असत्य कथन पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य रहे थे। जगन्नाथ फाड़िया। कौन रहते? जगन्नाथ फाड़िया। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 13 है मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री महोदय उनके कथनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। सही बात है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के मध्य एक या अधिक विभागों में सरकार के कार्यों का आवंटन करता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपना? RPC के संदर्भ में
अनुच्छेदों को उनके संबंधित प्रावधानों से मिलान कीजिए। वे अनुच्छेद पूरे बता दिए थे, एनालिसिस किया था तब पूरे अनुच्छेद बता देते कौन सा अनुच्छेद का कौन सा कार्य है। तो देखो अनुच्छेद 321 है, इसमें लोक सेवा आयोगों के कार्य है, तो लोक सेवा आयोग कार्य ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन है अपना अनुच्छेद 323। 323 में है प्रतिवेदन किसको देता है, लास्ट में राज्यपाल को देता है, तो लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 317 में इनको अध्यक्ष निलंबन, इनको निलंबन कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, लेकिन पद से हटा नहीं सकता। हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, तो पद से निलंबन अध्यक्ष का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 322 में क्या है, इनके वेतन और भत्ते का लेकर जो निर्धारित कौन करता है, राज्यपाल, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपना, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक एवं पूर्णकालिक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। नंद किशोर बेरवा साहब, एस के घोष, CR चौधरी या ST उज्ज्वल। अब CR चौधरी, तो ये पहले इस लोक सेवा कार्यवाहक थे, तो पूर्णकालिक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति है ये। कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन रहे थे, CR चौधरी। नंद किशोर बेरवा थे, यह अध्यक्ष होने के पहले RPC के थे, सचिव थे, RPC के सचिव। अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले RPC के थे, ये सचिव थे। एस के घोष ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ST उज्ज्वल साहब क्या थे, RPC के सदस्य थे। अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले किसके सदस्य थे, ये RPC के सदस्य थे। हो गया, चारों ऑप्शन होगा एनालाइज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हरीश चंद्र माथुर समिति, ये मैंने बता दिया था, पेपर एनालिसिस किया था। देखो ये भी क्वेश्चन पीछे से कनेक्ट किया गया है। हरीश चंद्र माथुर समिति 1963, ऐसे ये सचिवालय पुनर्गठन समिति 1971 नहीं है, ये कब की गई थी, 1969-70 में। तो ऐसा तक खत्म पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बनौद समिति इंपॉर्टेंट है, 1992 में थी। और राजस्थान प्रशासन सेवा 1999, किसके नेतृत्व में थी, शिवचरण माथुर। थोड़ा बहुत हर क्वेश्चन के बारे में आपको पता होगा तो बहुत फास्ट कर पाओगे आप, ठीक है। सचिवालय पुनर्गठन समिति, देखो सचिवालय पुनर्गठन 1969-70 से संबंधित है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोहन मुखर्जी। उसमें अध्यक्ष थे इनके मोहन मुखर्जी। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो सचिवालय है अपना है उसको किसी रूप में बदल देना चाहिए, ग्रुप सिस्टम के रूप में, ग्रुप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित में से राज्य के मुख्य सचिवों का सही कालानुक्रम बताना है। ये आराम से बताया था आपको कौन सा है, वर्तमान में कौन सा है, पूरा 6, 7, 8 पूरा क्रम से बता दिया था आपको। पिछले क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा है, यदि किसी ने देखा है और अब जो पेपर में मेजर का एनालिसिस कर रहा है तो उसको पता है कि पीछे बताया था हमने, वही क्वेश्चन पूछा। कम से कम 70 क्वेश्चनों को पीछे से कनेक्ट किया गया, और 70 क्वेश्चन हूबहू आप यदि पीछे के वीडियो देके यहाँ तक पूछोगे ना, तो आप खुद को पता चल जाएगा कि 70 क्वेश्चन सेम टू सेम आगे पूछेंगे, क्वेश्चनों को कनेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित राज्य के मुख्य सचिवों का कालानुक्रम बताना है हमें। तो देखो सबसे पहले देवेंद्र भूषण गुप्ता, निहाल चंद गोयल, राजीव स्वरूप, सुधांशु पंत, निर्जन आर्य। आप देखो सुधांशु पंत वर्तमान में, तो ये देख लो लास्ट में 4 आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ये कट गए आपके, ठीक है। इनसे पहले निर्जन आर्य थे, तो दोनों यही है। आप देखो राजीव, इनसे पहले निर्जन आर्य से पहले थे राजीव स्वरूप, 3, तो देखो 3 ये रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आपका। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऐसे पकड़ना आपको, पूरों को याद नहीं होगे, लास्ट वाले से 3 इतना पूछो, पूरे मेंबर याद नहीं होते नाम इनके। RPC भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी जो लास्ट में हो या किसी अन्य विभाग से जुड़ा हो उसका नाम, ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ऐसे नहीं पूछती किसी का, हर किसी का BC उठाकर पूछ लिया आपको। कभी भी देख लेना, पेपर देख लेना, RPC पेपर देख लेना, इस हिसाब से पूछती है कि पीछे से कनेक्ट हो। तो देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में कौन है, सुधांशु पंत है। कौन से नंबर के हैं, ये 42वें नंबर के अपने, 42वें नंबर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में से किन रियासतों में राजस्थान गठन के समय लोक सेवा आयोग था।
पूरा बताया था 1936, 1939, 1940, 1946 डेट सहित बताया था आपको। तो देखो कौन कौन सी थी, वो थी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो जोधपुर में कभी स्थापित की थी, जोधपुर में थी 1939 में, ये बताया था मैंने। जयपुर में उसके बाद जयपुर में स्थापित की थी 1940 में, और बीकानेर में स्थापित की गई थी 1946 में। डेट याद कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य जो अपना मानवाधिकार आयोग है उनके कथनों पर विचार करना है हमें। ये एक वैधानिक निकाय है, ये सही बात है, ये वैधानिक निकाय है। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, कुल 3 सदस्य है। कब किया गया था ये 3 सदस्य? 2 बार संशोधन किया गया है, 2006 और 2019। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन 2019 के बाद न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं। 2019 के संशोधन से पहले केवल मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष बन सकते थे। सीईटी की एग्ज़ाम थी, सीईटी जो पिछली एग्ज़ाम थी 2022 में लगी थी, उसमें यह पूछा गया था 2019 से पहले। तो दोनों को याद करना है, पहले और बाद, इसका अंतर याद रखना। कभी रट के जाओगे तो ऐसे डायरेक्ट कर दोगे कोर्ट में, -0.66 की खा लोगे बछीड़। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, निम्न युग्म में से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के कार्यकाल के संदर्भ में असंगत से छठना देखो, कांता भटनागर 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक थी, ये सही है। एस सगीर अहमद 2005 में नहीं थे। एस सगीर अहमद का कार्यकाल था 2001 और 2004 तक। एस सगीर अहमद थे, उनका कार्यकाल था 2001 से 2004। तो आपको असंगत तंत्र क्या गया? ऑप्शन नंबर 2। प्रकाश टाटिया, ये भी सही है। गोपाल कृष्ण व्यास, ये भी सही है। वर्तमान में कौन है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये पिछले थे गोपाल कृष्ण व्यास 2024 में, अब चेंज हो चुके हैं। तो 2001 से 2004 किसका था? एस सगीर अहमद का कार्यकाल था। और पहले अल्पसंख्यक व्यक्ति भी ये थे। कौन से थे? अल्पसंख्यक व्यक्ति, अल्पसंख्यक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी? 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1983 में। कब की कौन सा सम्मेलन थी? 7वां। और प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय, और गुटनिरपेक्ष जो अध्यक्षता है 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1983 कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। ये बताया था मैंने, ये भी पीछे से कनेक्ट किया गया है। पूरे क्वेश्चन लगभग 70 क्वेश्चन कनेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 अपना मौसम परियोजना के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। जो मौसम परियोजना है इसके बारे में सत्य कथन बताना है। ये नया क्वेश्चन दिया है। ये योजना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, सही है। जून 2014 में दोहा कतर में आयोजित यूनेस्को के विश्व विरासत के 38वें सत्र में भारत द्वारा इस आयोजन का प्रस्ताव लाया गया था, ये भी सही है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन की टेप डिप्लोमेसी एवं स्ट्रिंग ऑफ प्लस स्ट्रेटजी के विरुद्ध भारतीय नौसैनिक अड्डों को विस्तृत करना है। ये नहीं है, इसका सागर परियोजना हिंद सागर परियोजना है, भारतीय हिंद प्रशांत सागर परियोजना, उसके तहत ये काम किया जा रहा है। इस मौसम परियोजना के तहत नहीं किया जा रहा है। हिंद प्रशांत सागर परियोजना में किया जा रहा है ये। तो मौसम संबंधी 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 सही आपका। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से RCEP समझौते में शामिल देश है। RCEP समझौते में भारत शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? भारत शामिल नहीं है। इसमें भारत शामिल नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 5 देखो। 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छाटिए। तो चीन के आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति R वेंकट रमन थे, सही है। जापान के आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जापान की जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। भारत के आधिकारिक की यात्रा करने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई बुलागिन थे, ये भी सही है। भारत के आधिकारिक की यात्रा करने वाले प्रथम चीनी प्रधानमंत्री कौन थे? ली पेंग नहीं थे। कौन थे? चाउ एन लाई थे। चाउ एन
लाई। तो असुमित युग्म कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यूएन शांति अभियान के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। यूएन चार्टर का अध्याय 6 विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। यूएन चार्टर में शांति अभियान का उल्लेख मिलता है, शांति अभियान का उल्लेख नहीं मिलता है। डायरेक्ट पीछे से रिपीट किया गया क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 377(5) को शांति प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। ये विषय 1948 वर्तमान तक यूएन के 71 शांति अभियानों में से 49 में भारत ने सेवा दी है। ये भी बिल्कुल सही है, ये याद रखना भाई। तो इसका असत्य कथन तो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कमलजीत सिंह यूएन अपील ट्रिब्यूनल में न्यायाधीश रहे, सही है। बीएन रंजन सेन डायरेक्टर जनरल एफएओ में रहे। हंसा मेहता सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की ये अध्यक्ष नहीं रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 विजय लक्ष्मी पंडित यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित नहीं थी। ये किसी की थी? यूएनओ की प्रथम अध्यक्ष थी। 1952-53 में यूएनओ की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, ये यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहले ही महिला ही यूएनओ की विजय लक्ष्मी पंडित ही अध्यक्ष थी। तो असंगत युग्म ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है अपना? संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के किस मिशन के दौरान भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की थी? प्रत्यावर्तन आयोग की स्थापना की थी कोरिया के अंदर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आईएलओ की कार्यकारी परिषद है। आईएलओ की कार्यकारी परिषद नहीं है, ये निकाय कौन सी? शासकीय निकाय। शासकीय निकाय आईएलओ की कार्यकारी परिषद है। ठीक है, शासकीय निकाय की इसकी मीटिंग वर्ष में एक बार होती है। अब तक 4 भारतीय इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा सही? 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 29 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है? जिसने पीछे का वीडियो देखा है उनको पता है। ऑप्शन नंबर धारा नंबर 29 क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता की शर्तों में सम्मिलित नहीं है। देखो, किसी राज्य को आवंटित लोकसभा की प्रति 25 सीटों में से कम 1 सीट प्राप्त करें। किसी राज्य की विधानसभा की कम से कम 3 सीटें प्राप्त करें। किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का न्यूनतम 10% प्राप्त करें। 10% नहीं, न्यूनतम कितना प्रतिशत? 8%। तो असत्य कथन तो आपका यही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% कम से कम 1% सीट, ये सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके चुनाव चिन्ह से सम्मिलित करना। देखो, मैंने बताया था नागा पीपुल्स पार्टी का बता दिया था मुर्गा 3, D3 किसमें? 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1। देखो, आप देखो शिवसेना का तीर कमान 2, तेलुगु देशम का साइकिल है, राष्ट्रीय जनता दल का लाइटेन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या? निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। असम्मिलित युग्म देखो, समाजवादी पार्टी उसका श्रमिक संघ है HMS, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITU है या नहीं? ये है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का BMC नहीं है, इसका BKMU है। श्रमिक संघ कौन सा है? BKMU। तो असम्मिलित कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 कांग्रेस का INTUC है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रदर्शनकारी दबाव समूह है? तो प्रदर्शनकारी एक ही दबाव समूह है भारत में, बहुत खतरनाक, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। अभी देख रहे हो असम में कितना प्रदर्शन हुए थे बार पिछले साल। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? देखो, अर्णोराज जी वापस आ गए। अर्णोराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अर्णोराज ने
गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य को पराजित नहीं किया था नवराज ने। किसको पराजित किया था मैंने बताया था, सिद्धराज जयसिंह को पराजित किया था। किसको? सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह को पराजित किया था। प्रथम प्रबंध चिंतामणि एवं दिव्याश्रम महाकाव्य में कुमारपाल एवं अनुराज के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। 35 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी? कवि बांधव की उपाधि दी थी किसने? जयानक भट्ट ने। कि कौन सी किसके समय के थे ये? पृथ्वीराज थर्ड के समय के थे। और इनकी जो पुस्तक आती है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय इनकी पुस्तक थी। ठीक है। सोमदेव धर्मघोष सूरी किनके काल के? धर्मघोष सूरी अनुराज के समय काल के थे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है अपना? राणा अमीर के संदर्भ में असत्य कथन बताना हमें। किसके बारे में? राणा अमीर के बारे में। इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनर्स्थापना की। ये भी सही है। हमीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन किया। ये भी सही है। इसने सुल्तान नसीरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल कर दिया। ये भी सही है। बेजरदेती अमीर के राज्य का प्रसिद्ध कवि था। ये भी सही है। तो ये चारों को ऑप्शन सही है। असत्य कथन कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? निम्नलिखित में से किसने जालोर दुर्ग में अल्लाई मस्जिद का निर्माण करवाया था? अल्लाई मस्जिद का निर्माण करवाया था 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय कन्नड़ देव प्रबंध इसके अध्यक्ष थे। अलाई मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। और एक और अपनी पुत्री की जो वो भी जालौर में स्थित है समाधि। क्वेश्चन नंबर 38, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट क्रांति के अंदर और सूची सेकंड नेतृत्व किसने किया था? ये जो क्रांति वाला टॉपिक था अपने टेस्ट माइंड नंबर 3 में, तब इसका पूरा वर्णन किया था। और डायरेक्ट देखो वहाँ से कनेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो निम्न से थे मोहम्मद अली बेग। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मोहम्मद अली बेग 3 से कनेक्ट। अब 3 देखो एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही आंसर। कितनी फास्ट हुआ है? कोटा से कौन थे? कोटा से लाला जयदयाल ऑप्शन नंबर 2। एरनपुरा से मोती खाते ऑप्शन नंबर 1। 3 व्यक्ति थे एरनपुरा से। धौलपुर से कौन थे? हीरालाल। बाहर के व्यक्ति थे वो बाहर की सेना थी। कौन से? धौलपुर के अंदर। तो अब देखो आपको पता है। अब देखो नीमच में कब हुई थी? 3 जून को क्रांति 3 जून को हुई थी। कोटा में 15 अक्टूबर को हुई थी। कब? 15 अक्टूबर को। एर्नाकुलम में कब हुई थी क्रांति? 21 अगस्त को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर मेजर बटन की हत्या की जांच के लिए गठित आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? अब मेजर बटन का संबंध कौन सी क्रांति से? 1857 क्रांति कहाँ से था? कोटा से। कोटा की क्या थे? ये पॉलिटिकल एजेंट थे। इनको काट के कोटा किले पर इनके सिर को लटका दिया गया था दरवाजे पर। तो इनके लिए अध्यक्षता आयोग गठित की थी लॉर्ड रॉबर्ट्स। कौन थे? लॉर्ड रॉबर्ट्स ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। और उस समय कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह। और इन्हें छुड़ाने के लिए, क्रांतिकारियों से छुड़ाने के लिए कौन से शासन आए थे? करौली के मदन पाल। तोपों की सलामी कम कर दी गई थी कोटा की। क्वेश्चन नंबर 40, राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी की अध्यक्षता में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्य कार्यालय अजय में रखा गया था। इसके चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता नरसिंह चिंतामणि केलकर द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 से। इसका मुख्यालय अजमेर रखा गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में इसकी स्थापना नहीं की गई थी दिल्ली में। किसके नेतृत्व में की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता नरसिंह चिंतामणि केलकर ने नहीं की थी। किसने की थी? जमनालाल बजाज महोदय ने की थी। जमनालाल बजाज। क्वेश्चन नंबर 41 क्या अपना? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करनी है। देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी 1877 में।
आचार सुधारणी सभा की स्थापना हुई थी 1910 में। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 1927 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना मुंबई में हुई थी 1919 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2, 3, 4 और 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से बिजौलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए गठित बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य थे? कौन थे इसके सदस्य? अमर सिंह राणावत। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग था बिजौलिया किसान आंदोलन के लिए, कब गठित किया गया था? 1919 में। 1919 में गठित किया गया था। नेतृत्व अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। अन्य सदस्य कौन थे इसके? अन्य सदस्य थे अमर सिंह राणावत, और थे तख्त सिंह, सॉरी, अफजल अली। मेवाड़ सरकार द्वारा एक और आयोग बनाया गया था 1921 में। कौन सा? राज सिंह बेतला के नेतृत्व में। राज सिंह बेतला नेतृत्व में। अन्य सदस्य कौन थे? रमाकांत मालवीय, और तख्त सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है अपना? निम्नलिखित में से असम्मिलित कथन को छाटना है। रमा देवी बेगू किसान आंदोलन से नहीं था। रमा देवी का संबंध किससे था? मारवाड़ किसान आंदोलन से। मारवाड़ किसान आंदोलन। ठीक है। सीता देवी का अलवर किसान आंदोलन से था। उत्तमा देवी का शेखावटी किसान आंदोलन से था, मुख्य वक्ता थी कटराथल मेला सम्मेलन की। जय सिंह दाखड़ बिजौलिया किसान आंदोलन से था। तो आपका असम्मिलित कथन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने भील भिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी माणिकलाल वर्मा ने। ऑप्शन नंबर 2, गोविंद गिरी बिल्लों की जनजागृति के लिए काम किया करते थे। 1883 में इन्होंने समसभा की स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत ने 1921 में एक आंदोलन चलाया था। एक आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान एकीकरण के समय धौलपुर एवं भरतपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित शंकर देवराय समिति में सम्मिलित थे। कौन कौन सम्मिलित थे शंकर देवराय समिति में? देखो, डॉक्टर शंकर राव देव थे, आर के सिद्धवा थे, और प्रभु दयाल थे। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, भरतपुर में हाईकोर्ट नहीं था, हाईकोर्ट का स्थापित कर दिया गया था जोधपुर। एक मिनट। जोधपुर था। वन एवं सहकारी विभाग कोटा, कृषि विभाग उदयपुर, और शिक्षा विभाग बीकानेर। तो हमें असम्मिलित युग्म पूछा है, तो देखो यहाँ से कृषि विभाग था भरतपुर में। भरतपुर तो कौन सा विभाग स्थापित किया गया था? हमारा कृषि विभाग। तो ऑप्शन नंबर 1 तो 3 गलत हो गया अपना। और न्यायालय जोधपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 और 3 गलत है, तो 2 युग्म गलत है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, कालीबंगा योगिन सभ्यता का उदाहरण नहीं था, ये गलत है। लोयोगिन सभ्यता कौन सी थी अपनी? बेराट। आड़ में उत्तरकालीन गुप्तकालीन संघलिपि के साक्ष्य भी कहाँ से मिले अपने? संघलिपि के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? बेराट से मिले अपने। बेराट।
राजस्थान में ताम्रयुग की सभ्यता के अंदर आर था, आर नेता कौन था? गणेश्वर। ताम्रयुग की सभ्यता का केंद्र कौन था? गणेश्वर। विराट में प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। तो सही कथन पूछा तो सही कथन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? देखो लेपिस माजुली, लेपिस माजुली है वो आर से नहीं मिली थी। कहाँ से मिली थी? आर से मिली थी, आर से। कृष्ण लोहित मर्थमांड 8, जुतावा खेत कालीबंगा। जब सभ्यता का टेस्ट होता है सब बताया हुआ है। यूनानी शासक मिनेटर के सिक्के कालीबंगा से नहीं मिले थे। कहाँ से मिले थे? बेराट से। तो हमें पूछा है शेष से मिले थे, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कालीबंगा से उत्खनन हुआ था, उससे संबंधित नहीं थे। के एम श्रीवास्तव थे, एस पी जैन भी थे, बी के थापर भी थे, वी एन मिश्र नहीं थे। वी एन मिश्र की सभ्यता से संबंधित थे बेराट से। जब सभ्यता का टेस्ट होता तो बेराट, आहट, गणेश्वर और आपकी जो कालीबंगा है उसके जो उत्खनन करता थे उनका सभी का नाम बताया गया था कि ये इससे संबंधित थे, ये इससे संबंधित थे। 5 से 6 व्यक्तियों के नाम बताए गए थे, वही है, वापस रिपीट हुआ है वहीं से। किस ताम्र पाषाण कालिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? देखो ताम्र आगे तो सबसे ज़्यादा अपनी गणेश्वर से प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? परमार राजवंश ने करवाया था। परमार शासक थे। अर्थुना के मंदिरों का निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाए गए थे। 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता संपर्ति था। संपर्ति कहाँ का निर्माता था? कुमलगढ़ का निर्माता था। ठीक है, कहाँ का निर्माता था? कुमलगढ़ का निर्माता था। तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक निर्माता कौन थे? यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का था चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य। इस दुर्ग में नवलखा भंडार, श्रृंगार चौरी, कीर्ति स्तंभ आदि का दर्शनीय स्थल है। सही। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि संपर्ति कुमलगढ़ का निर्माता था प्रारंभिक चित्रांग मौर्य था। ये मौर्य था, मैंने क्या लिख दिया बोर्ड से ऐसे, मौर्य लिखा नहीं मौर्य। क्वेश्चन नंबर 53, बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्तिचित्रों से सज्जित है, किसने बनवाया था? जो बूंदी में स्थित रंगमहल है उसका जो निर्माण किसने? राव साल द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? धाराधारगढ़ जिला जयपुर से है। किन्नौनगढ़ दुर्ग बाड़मेर में से है। सुवर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर में नहीं है। कहाँ पर है? जावलोर, सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग को बोलते हैं सुवर्णगिरी। ठीक है, तो असमलित का तंत्र कौन सा हो गया? 3। जैसलमेर दुर्ग को क्या बोलते हैं? सवर्णगिरी बोलते हैं। देखो सुवर्ण और सवर्ण में याद रखना, सुवर्ण सिवाना दुर्ग को बोलते हैं और सवर्ण गिरी दुर्ग किसको बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं। बटनेर किला हनुमानगढ़ का सबसे पहले विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पे होते हैं। मालाश्री डूंगरी का संबंध किस लोक देवता से? जो मालाश्री डूंगरी है उसका संबंध किस लोक देवता से? देवनारायण जी संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि क्यों बनता है? क्योंकि मालाश्री डूंगरी का जो गांव है अभी भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में सम्मिलित किया गया था वर्ष 2024 का। श्रेष्ठ पर्यटन स्थल गाँव मालाश्री डूंगरी को 2024 भारत सरकार द्वारा प्रमाणित इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेणेश्वर मेला बाघ पूर्णिमा को लगता है। डिग्गी कल्याण जैसे श्रावण अमावस्या को लगता है। बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कपिल मुनि का मेला बताया था कार्तिक अमावस्या नहीं लगता। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है।
कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, और कपिल धारा का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, बताया था मैंने पिछले टेस्ट में। कपिल धारा का पूछा था, कपिल धारा का लगता है, लेकिन कपिल धारा का पड़ता मेला आप कमेंट बॉक्स में आज बताएंगे। 12 के मान बढ़ता है, चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 57 क्या, निम्न में से बीकानेर की राठौड़ कुलदेवी करणी माता है। देखो राठौड़ों की कुलदेवी पूछे तो नागनेची माता है, याद रखना। चौहानों की जीर्ण माता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सम्मिलित नहीं है। शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ये भी सही है। ये भी बसंत पंचमी, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को नहीं बढ़ती है। बसंत पंचमी कब आती है अपनी, बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को आती है। दीपावली का आती है, अमावस्या आती है। तो असंगत कथन पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, किस मेले को शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है। शहरी जनजाति का कुंभ पूछा है, सीतावाड़ी मेला कहा जाता है। 12 के मान बढ़ता है। कल्पवृक्ष का मेला कहाँ पड़ता है, मंगल्यावास, अजमेर। बनेश्वर बताया दिया। सीता माता का मेला प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 60 क्या, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। गिंदोली कौन थी, गिंदोली थी अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बे की पुत्री। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नत्ववादी अधिगम की दृष्टि से असत्य कथन है। साइकोलॉजी क्वेश्चन आगे। निम्नत्ववादी वातावरण में जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ होता है तो ज़्यादा सीखता है और आनंद लेता है। सही है, जब सक्रिय रूप से जुड़ा होता है और तभी तो ज़्यादा सीखेगा। नियतवाद कैसे चिंतन किया जाता है, समझा जाए, इसको सीखने में ध्यान केंद्रित करता है। निर्मितवादी अधिगम स्थानांतरीय नहीं है, निर्मितवादी अधिगम स्थानांतरीय है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। निर्मितवाद विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर स्वामित्व प्रदान करता है, क्योंकि अधिगम विद्यार्थी के प्रश्नों और खोज पर आधारित होता है। सही बात है ये भी। क्वेश्चन नंबर 62, रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार बताए गए थे। 8 प्रकार। अधिगम के सोपान, पिछले टेस्ट में अधिगम के सोपानों के नाम क्रम पूछा था, इस टेस्ट में अधिगम के सोपान ही पूछ लिए, तो 8 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के संबंध में सही नहीं है। अधिगम कुछ नया करना है, अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, अधिगम की असफलता कारण समझने में असफल होना है। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 3, इसकी 4 की तो देखो लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं समझ में आ रही, तो ये भी हो सकता है। और एक ऑप्शन नंबर 3, अधिगम बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, बिना किसी अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों की वजह से इस क्वेश्चन क्या कर दिया गया था, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, पावलो का क्लासिकी अनुबंधन का प्रयोग किया गया था। जो पावलो का क्लासिकी अनुबंधन का प्रयोग था वो किस पर किया गया था, चूहों पर किया गया था, बंदरों पर किया गया था, कुत्ते पर किया गया था, या मछली पर किया गया था। ये किया गया था कुत्ते के ऊपर, पावलो का। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है अपना, किसी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनिए। सही उत्तर को चुनना है हमें। तो देखो वाटसन था, वाटसन किससे था, शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित, 3 नंबर से था। वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद से था। कुर्तलेविन का संबंध कार्य क्षेत्र से था। बांडुरा का संबंध प्रेक्षणात्मक अधिगम से था। तो आपका आंसर क्या जगह 3, 1, 2 और 5, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये कथन हल का ये कथन संबंधित है, किससे संबंधित है हल का ये कथन संबंधित है अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान कीजिए। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन वोल्फगैंग कॉलर ने किया था। कॉलर के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, कौन सी प्रक्रिया है, अंतर्दृष्टि प्रक्रिया है, अंतर्दृष्टि प्रक्रिया। कॉलर के अनुसार साधन व साध्य के बीच संज्ञानात्मक संबंध होता है। सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रेक्षण
विधि से संबंधित है। कहानी रचना, प्रश्नावली, जीवन इतिहास या साक्षात्कार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर 1 कहानी रचना। क्वेश्चन नंबर गुणंतर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार है। कौन सा प्रकार है, 5 प्रकार बताए थे। एथलेटिक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। 5 कारक सिद्धांत है, उसको प्रतिपादित करने वाले कौन थे, कोस्टा और मैक्रे। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। एक रक्षात्मक युक्ति जहां एकदम कुछ करना चाहिए, किसी प्रारंभ अनुमति नहीं दे, ऐसे में अहम एकदम की ऊर्जा के गमन का नवीन मार्ग तलाश करें, यह कहलाती है विस्थापन कहलाती है। एक का दूसरे पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, विस्थापन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, व्यक्तित्व मापन के विषम आत्मबोधन परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह परीक्षण निर्माण मॉर्गन और मुरे द्वारा किया गया था, सही है। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड प्रयोग किए जाते, 10 कार्ड नहीं किए जाते थे। इस परीक्षण में कुल कितने कार्ड थे, 31 कार्ड, 31 कार्ड थे। इस परीक्षण में भारतीय संस्करण उमा चौधरी द्वारा तैयार किया था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 73 है, अनामिका अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहती है। कोई अनामिका नाम की लड़की है, वो अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन उसको अपने घर वालों से डांट फटा कर भी डर है। ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो, आपको पता होगा किस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये पद्धति वर्जन विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 अंदर अंदर घुट जाना। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, कक्षा 2 की छात्रा पूजा को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाने, अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के बाद दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह दिग्न अंतकरण का कौन सा प्रकार है। मैंने आज सीखा आपने, और कल किसी दूसरी जगह का उसको प्रयोग किया और उससे आपको सही लगा, तो कौन सा धनात्मक अंतकरण वाला, सीखने को कुछ मिला। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75 क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है। विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही है। विकास आनुवंशिक कारण होता है, ये गलत है। सभी व्यक्तियों की विकास की दर समान होती है, नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट और अग्रस्त हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। असत्य युगम का पहचान दो। घर लघुमंडल बोलते हैं, माता पिता को तलाक को गठना मंडल बोलते हैं, मित्र को मध्य मंडल नहीं बोलते, समूह मंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, परंपरा को वर्त मंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है अपना, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है। सामाजिक और संवेगात्मक विकास, यह कथन था अपना 77 में करो का। ऑप्शन नंबर 3। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है, देखो तर्क के साथ समस्याओं के समाधान में योग्यता की वृद्धि, एक ही सही हो जाएगा आपका। सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि गलत, कार्यों की गति की वृद्धि गलत, घनिष्ठ मित्रता की वृद्धि गलत। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, एक अध्यापक एक बालक के नैतिक विकास को प्रभावित कर सकता है। एक अध्यापक बालक के नैतिक विकास को किसी प्रकार प्रभावित कर सकता है, जीवन के व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करके कर सकता है, महान नायकों के उदाहरण देकर भी कर सकता है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नैतिक आदर्श प्रस्तुत करके भी कर सकता है। ठीक है, प्रोस सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 80 है, सामाजिक विकास के सिद्धांत में किसने भूमिका संभ्रांति शब्द का प्रयोग किशोरावस्था के संदर्भ में किया। जो भूमिका संभ्रांति शब्द का प्रयोग किशोरावस्था में किया था, वो किया था आपके एरिक्सन ने। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 81 है, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है। विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, देखो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास नहीं होता, सामाजिक विकास में नहीं होता और सहकारिता विकास में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, राम किसी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेता है या कर लेता है, मोहन उसी कार्य में ज़्यादा समय लेता है, निम्न में से एक दर्शाता है।
अंतर संबंध को, सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिगत विभिन्नता को या निरंतरता को। तो ये दर्शाता है अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता को। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विभिन्नता, कोई जल्दी कैचअप करता है, कोई थोड़ा धीरे धीरे कैचअप करता है, कोई लिखे याद करता है तभी याद होता है वरना याद ही नहीं होता है। अलग अलग विशेषता व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। कोई बोर्ड के ऊपर ही सीख लेता है, कोई ऐसे भी है जो 10 दिन पढ़ने के बाद याद होता है, किसी को 2 दिन पढ़ने के बाद याद होता है। ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। कोई मोर इंटेलिजेंट है, वो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है अपना, किसी अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है तो उसे किस प्रकार मदद करता है। कक्षा में शांतिप्रिय माहौल बनाए रखने में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं को की योजना बनाने में, विद्यार्थियों के गृह कार्य एवं मूल्यांकन में, या विद्यालयों की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में। तो किस प्रकार के करता है ये, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालक की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। बुद्धि परीक्षण को देना चाहिए, अभिरुचि परीक्षण को देना चाहिए, या पिछली कक्षाओं में प्राप्तांक के आधार पर देना चाहिए, या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को देना चाहिए। तो ऑप्शन अभिरुचि की परीक्षण को देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सबसे अधिक महत्व अभिरुचि परीक्षण को देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है अपना, मानसिक रूप से पिछड़े बालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। जो मानसिक रूप से पिछड़ा बालक है उसके लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, या सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो 85 में हो जाएगा कार्यों को मूर्त रूप से समझना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 86 है अपना, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। इस कथन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। क्रो या करो से है, स्टीफन से है, या पील से है, या पावलो महोदय से है। तो इसका संबंध है आपके स्टीफन महोदय से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सत्य कथन बताना है हमको। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है, या शिक्षा मनोविज्ञान खोज या निरीक्षण से प्राप्त किए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, या आदर्शमूलक विज्ञान। आदर्शमूलक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है अपना, मनोविश्लेषण को एक स्कूल के रूप में स्थापित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत तो फ्रायड ने नहीं दिया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 90, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है मानव मनोविज्ञान। मानववाद मनोविज्ञान से संबंधित है अब्राहम मैस्लो, कॉल रॉजर्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। व्यवहारवाद से कौन संबंधित थे, जेबी वाटसन। व्यवहारवाद का उत्पादन जेबी वाटसन ने किया था, बीएफ स्किनर, ऑप्शन नंबर 4। प्रकार्यवाद का संबंध था जॉन डी विलियम जेम्स का। प्रकार्यवाद किससे संबंधित है, विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर 1 में है। संरचनावाद का संबंध था एडवर्ड टिचनर और विलियम वुंट, संरचनावाद, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है अपना, वर्ष 2000 करंट अफेयर की क्वेश्चन आ गए। वर्ष 2024 हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण भट्ट तेलंगा संबंध किस क्षेत्र से। तो लक्ष्मण भट्ट तेलंगा इसका संबंध किस क्षेत्र से है, मांड गायन से है, या ध्रुपद गायन से, या सारंगी वादन से, या खत्म नृत्य है। तो ये इनका संबंध है ध्रुपद गायन से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92 है अपना, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2024-25 हेतु गठित विभिन्न समितियों के संबंध में दिए गए युग्मों से असम्मिलित युग्म का चयन करना है। तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अर्जुन लाल जिनगर है, सही है ये। प्राक्कलन समिति का संबंध श्रीचंद करपलानी है, ये भी सही है। याचिका समिति के अध्यक्ष हमीर सिंह बायला है, ये भी सही है। सदाचार समिति के हरीश सिंह रावत नहीं है, इसके अध्यक्ष कौन है, सदाचार समिति के अध्यक्ष कौन है अपने, दीपेंद्र सिंह है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है,
इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान बालक वर्ग की टीम ने फाइनल मुकाबले में किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता था? उत्तर प्रदेश को रहता है, दिल्ली को रहता है, या चंडीगढ़ को, या असम को? तो किसको रहता है? चंडीगढ़ को रहता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है अपना? संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना के संबंध में असत्य कथन बताना हमें। जनवरी 2024 में राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के बीच पीकेसी लिंक परियोजना के लिए एएमयू का हस्ताक्षर हुए। परियोजना में लागत 90% वहन केंद्र सरकार करेगी। यह देश की दूसरी लिंक परियोजना है। इस परियोजना के तहत सवाई माधोपुर में मेज नदी पर मेज बांध बनाया गया है। मेज नदी पर सवाई माधोपुर में नहीं बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया है? मेज बूंदी में बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। 3 मार्च 2024 में गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RITI के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री साहब है। ऑप्शन नंबर 2। मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जी। शिक्षा मंत्री दिलावर साहब है। आप सबको बढ़िया याद दिलवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है वो लोक कला क्षेत्र में दिया जाता है, या क्रिकेट में दिया जाता है, या साहित्य में दिया जाता है, या स्वच्छता में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अपने क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है अपना? 97 है राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि की गई? तो बाड़मेर, बांसवाड़ा और कोटा। बाड़मेर, बांसवाड़ा और कोटा में वृद्धि दर्ज की गई थी। तो 1, 2 और 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। और अजमेर में क्या की गई थी? कमी हुई थी। 98 क्वेश्चन क्या अपना? बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था मार्च 2024 को। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 99 है अपना। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? सोलर सब्सिडी स्कीम इन राजस्थान, सोलर कृषि आजीविका योजना, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, हर घर खेत बिजली योजना। तो ये बनाया जाएगा अपना PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत। लास्ट क्वेश्चन है अपना 100वां क्वेश्चन। 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला पाना देवी गोदारा का संबंध किस जिले से है, जिन्होंने हाल ही में पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? इनका संबंध है अपना बीकानेर जिले से। और 92 वर्षीय महिला है और काफ़ी अच्छा खेलती है। इनका यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, आप ज़रूर देखना टाइम मिले तो आपको। तो ये अपने आज के क्वेश्चन हो चुके हैं। आप यदि पेपर नहीं दिया है तो पेपर अपना ये पेपर पड़ा है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। एनालिसिस पॉइंट टेलीग्राम चैनल है अपना, इसे पढ़ा है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस पर जुड़कर आप पेपर दीजिए, फिर वापस आके यहाँ पर पेपर एनालिसिस कीजिए। सभी पेपर डाले हुए हैं वहाँ पर, सब्जेक्ट के भी आपके और जीके फर्स्ट पेपर के भी। और विश्लेषण कर रहे हैं हम, एनालिसिस पूरे पेपरों का कर रहे हैं। और फर्स्ट ग्रेड जो सेकंड ग्रेड है अपना, सेकंड ग्रेड का सिलेबस जितना भी इम्पोर्टेंट मैटर है वो अपना इस ग्रुप में डाला हुआ है। इम्पोर्टेंट इज सटिक, कोई फालतू मैटर नहीं है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही डाला गया है। फालतू के मैटर को इकट्ठा करके आप अपना समय को ज़्यादा बर्बाद करोगे, उससे अच्छा है कि आपको एक ही ग्रुप में मिल जाएगा आपको सेकंड ग्रेड का पूरा टॉपिक। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी इस ग्रुप में डाल दी गई है। आप इसी ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक आपको मिल ही जाएगा। और पेपर एनालिसिस हम कर रहे हैं, टेस्ट देने के बाद ही पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अभी मैं बता दूं आपको, पिछले 4 टेस्टों को और इस टेस्ट को देखिए आप। तो पिछले 4 टेस्टों का मैंने एनालिसिस किया तो कम से कम 70 क्वेश्चन मैंने यूँ कि सेम टू सेम आपको वहाँ पर बताए थे। वो ऐसे के ऐसे यहाँ पर पूछे गए हैं। जो बंदा पीछे पेपर दे के आया है उसको आसानी से पता चल जाए कौन कौन से 70 क्वेश्चन देंगे। मैं यदि ये बताता ये क्वेश्चन भी था ये क्वेश्चन भी था तो कितना टाइम ख़राब होता है। तो ऐसा टाइम है भी नहीं अपने पास और ऐसे बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप खुद पेपर देखिए, खुद वीडियो देखोगे, एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ
सर ने ये बताया हमको और हमको इतना और जितने पेपर एनालिसिस करोगे उतने ही आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और सही होने के चांसेस ज़्यादा बैठेंगे। सभी दोस्त जाते हैं टेस्ट देने, टेस्ट दे आते हैं, आंसर की में से उत्तर मिला लेते हैं और पेपर को फेंक देते हैं, वापस नोट्स पढ़ने लग जाते हैं। मैं सही बता दूं, जिसने पहला पेपर दिया था और आज 11वां पेपर हो गया है, 10वां पेपर, तो उसके पहले दूसरे तीसरे पेपर साफ है, उसको कुछ याद नहीं है, ये गारंटी से कह सकता हूँ मैं। क्योंकि जो टेस्ट के अनुसार पढ़ रहा है उस बच्चे को, जो पेपर एनालिसिस नहीं करता ना, उस बच्चे को कुछ याद, पीछे कनेक्टेड कुछ याद नहीं, सब भूलते हैं। मैं खुद भूल जाता हूँ यार, आप कोई बड़े थोड़ी हो, ठीक है। मैं भी आप जैसे मैं भी भूल जाता हूँ, तो आप तो भूलोगी, तो ठीक है। तो पेपर दिए, पेपर जितना एग्जाम में, यदि आपको एग्जाम फाइटिंग है तो जितने पेपर या किसी भी कोचिंग के 2 टेस्ट देने हैं, जितने टेस्ट दे सको, जितने पेपर निकाल सको, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट कल अपना आएगा माइनर 5।